डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके रोली का पार्ट 11 आगरा की यात्रा पढ़ेंगे। उसके लिए आप सबसे पहले अपनी पाठ्य पुस्तक सभी खोल लीजिए। पार्ट 11 इसका सारांश देखिए। पहले आगरा एक ऐतिहासिक नगर है। वहाँ अनेक ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनमें ताजमहल विश्वविख्यात है। आगरा की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है। इस यात्रा वृतांत में लेखक ने आगरा की संक्षिप्त झांकियाँ प्रस्तुत की हैं कि आगरा किन चीज़ों की वजह से प्रसिद्ध है, वहाँ पर क्या क्या देखने योग्य है, कौन कौन सी ऐतिहासिक वस्तुएं हैं, वहाँ पर चीज़ें हैं, इमारतें हैं। इन सब बातों की चर्चा इस पाठ्य में की गई है। तो आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक में देखिए, मैं आपको बताती हूँ। हम लेसन पढ़ेंगे हमारी क्रिसमस की। हमारी से मतलब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि हमारी क्रिसमस की छुट्टियाँ होने वाली थी। मैं और मेरी छोटी बहन सौम्या बात कर रहे थे कि छुट्टियाँ किस प्रकार बिताई जाए। तभी पिताजी ऑफिस से लौटे और उन्होंने कहा, क्रिसमस की छुट्टियों में आगरा घूमने चलेंगे। हम दोनों यानी लेखक और उनकी बहन उनकी बात सुनकर खुशी से उछल पड़े। पिताजी बोले, तुम लोग अपनी तैयारी कर लो, हम 25 दिसंबर को आगरा चलेंगे। वहाँ एक मित्र के यहाँ ठहरेंगे। उनके पिताजी के एक वहाँ मित्र थे, वो उनके यहाँ वहाँ पे रुकने वाले थे। 25 दिसंबर को हम सवाई माधोपुर से ट्रेन द्वारा आगरा के लिए रवाना हुए। मुझे रेलगाड़ी का सफ़र बहुत अच्छा भाता है। खिड़की से बाहर के प्राकृतिक दृश्य आकर्षित करते हैं। मैं खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। जंगल, नदी, पहाड़, पुल, खेत और गांव मेरी आंखों के सामने से गुजरते जा रहे थे। कहीं पक्षी उड़ रहे थे, कहीं गाय भैंस चर रही थी, कहीं नलकूप से पानी निकल रहा था, तो कहीं खेतों में स्त्री पुरुष काम कर रहे थे। मैं इन दृश्यों में खो सा गया था। सौम्या एक कॉमिक्स पढ़ रही थी। माँ पिताजी बात कर रहे थे। रात के लगभग 10 बजे हम आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। हम सभी रेलगाड़ी से उतरे ही थे कि पिताजी के मित्र का नाम क्या है, राजेंद्र जी, हमें लेने प्लेटफॉर्म पर आ पहुँचे। हमने भाड़े पर एक तांगा लिया और चल पड़े। रेलवे स्टेशन के सामने ही एक विशाल किला दिखाई दिया। अब देखो उन्हें वहाँ से जाते हुए क्या क्या दिखाई दे रहा है। एक विशाल किला दिखाई दिया। पिताजी ने मुझे बताया, यह लाल किला है। तांगे की सवारी में बड़ा आनंद आ रहा था। पिताजी के मित्र राजेंद्र जी पिताजी और माँ से बातें कर रहे थे। वे मुझे रास्ते में आने वाली गली, मोहल्लों और बाजारों के नाम भी बताते जाते थे। जब सड़क में कोई गड्ढा आता और तांगे का पहिया उसमें चला जाता तो बड़े जोर का हिचकोला यानी झटका लगना। जब भी कोई गड्ढा आता और टांगे का पहिया उस गड्ढे में जाता तो उन्हें बड़े जोर से झटका लगता और मुझे डर लगने लगता, लेखक को डर लगता कि कहीं तांगा पलट ना जाए। सौम्या डर से आंखें मीचती और माँ को कसकर पकड़ लेती। सबसे पहले बिजली घर चौराहा आया। क्या आया सबसे पहले? बिजली घर चौराहा आया। इसके बाद तांगे ने मामू भांजा घटिया की चढ़ाई पार की। फिर हम सदर भट्टी, नाई की भट्टी, धकरान चौराहा, सुभाष पार्क, नालबंद चौराहा और राजा मंडी बाजार होते हुए किदवई पार्क पहुँचे। किदवई पार्क में राजेंद्र जी का घर है। उनकी पत्नी अरुणा जी ने हमारा बहुत आदर सत्कार किया। मुझे और सौम्या को बहुत स्नेह दिया, प्यार दिया। वहाँ उनका पौत्र मितेन भी था। हम कुछ ही देर में उसके साथ घुल मिल गए। सफ़र की थकान थी,
इसलिए कुछ देर बातें की और खा पी कर सो गए। अब पहले दिन सवेरे हम लोग ताजमहल देखने के लिए निकले। अब दूसरे दिन कहाँ जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं? ताजमहल देखने के लिए निकले। किदवई पार्क के पास स्थित सेंट जॉन्स चौराहे से हम लोग रिक्शे में बैठ गए। राजेंद्र जी ने रिक्शे वाले से कहा कि वे नूरी दरवाजा और फव्वारा होते हुए ताजमहल चले। कुछ ही देर में हम नूरी दरवाजा पहुंच गए। वहाँ पेठा, अब देखो वहाँ पे क्या, उस जगह पर क्या क्या खाने की अच्छी चीज़ें मिलती हैं। वहाँ पेठा, दालमोट, गज्जक और रेवड़ियाँ की दुकान थी। कारीगर पेठा बना रहे थे। वहाँ हमने राजेंद्र जी की पहचान वाले एक पेठा कारखाने में गर्म गर्म स्वादिष्ट पेठा खाया। पंछी का प्रसिद्ध पेठा, दालमोट, गज्जक और रेवड़ियाँ खरीदी। गज्जक आप लोगों ने सुना होगा, तिल्ली की बर्फी होती है। यही वह घर भी देखा जहाँ सरदार भगत सिंह ने असेंबली में फेंके जाने के लिए बम बनाया था। किसने? सरदार भगत सिंह ने असेंबली में फेंके जाने के लिए बम बनाया था, वो घर भी उन्होंने देखा। फव्वारा होते हुए हम किनारी बाजार पहुंचे। इस बाजार को अकबर ने प्रारंभ करवाया। जमाना बदलने के साथ साथ यहाँ आधुनिक दुकानें और शोरूम खुल गए हैं। इस बाजार में बहुत चहल पहल थी। यहाँ से शाहजहां द्वारा निर्मित विशाल जामा मस्जिद, बिजली घर और लाल किले के सामने से होते हुए पुरानी मंडी चौराहे पर पहुँचे। ताजमहल यहाँ से पास ही है, इसलिए हम रिक्शे से उतर गए। सामने एक शिल्पकला प्रदर्शनी लगी हुई थी। हम लोगों ने सोचा क्यों न पहले प्रदर्शनी देख ली जाए। सभी लोग प्रदर्शनी में पहुंच गए। बहुत विशाल प्रदर्शनी थी, बहुत बड़ी प्रदर्शनी थी। वहाँ संगमरमर और अन्य पत्थरों से बनी हुई तरह तरह की चीज़ें थी। ताजमहल के छोटे छोटे मॉडल काफ़ी संख्या में थे। टेबल लैंप, सुराहियाँ, फूलदान और सजावट की ढेरों वस्तुएं थी। खिलौनों पर सुंदर पिचकारी की गई थी। खिलौनों पर सुंदर पिचकारी की गई थी। अनेक देशी विदेशी पर्यटक प्रदर्शनी देख रहे थे, चीज़ें खरीद रहे थे। एक दुकान पर रखे हुए ताजमहल को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। सौम्या ने चिल्लाकर कहा, भैया देखो ताजमहल। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा। सौम्या ने चिल्लाकर कहा, क्या कहा? भैया देखो ताजमहल। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ताजमहल का मॉडल है। इसकी ऊंचाई 5 फुट है। दुधिया रोशनी में नहाया हुआ वह मॉडल असली ताजमहल सा लग रहा था। उसी दुकान से मैंने ताजमहल का एक छोटा सा सुंदर मॉडल खरीदा। प्रदर्शनी देखने के बाद हम पुरानी मंडी में स्थित जन कवि नज़ीर अकबराबादी की मज़ार देखने गए। यहाँ शरदोत्सव के अवसर पर लोग मंच पर नज़ीर की रचनाओं का पाठ करते थे। उनकी नज़्म रीछ का बच्चा सुनकर बहुत मज़ा आया। वहीं खोमचे वाले खड़े थे। खोमचे वाले ने जो बिक्री करने वाले होते हैं वो। मैंने और सौम्या ने एक खोमचे वाले से तिल के लड्डू खरीद कर खाए। राजेंद्र जी ने बताया कि वसंत पंचमी पर नज़ीर का जन्मदिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दूर दूर से शायर आते हैं, शेरो शायरी होती है, गाना बजाना होता है और मेला लगाया जाता है। कुछ देर नज़ीर की मज़ार पर रुककर हम लोग आगे बढ़ गए। ताजमहल निकट ही था। अब देखो ताजमहल के बारे में बताया जा रहा है। करीब 10 मिनट पैदल चलकर
हम ताजमहल की टिकट खिड़की पर पहुंच गए। टिकट लेकर ताजमहल के बगीचे में पहुंचे। सफ़ेद संगमरमर से बना ताजमहल सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। ताजमहल कैसा है? सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ, एकदम दूध के समान सफ़ेद, सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। इतना सुंदर था ताजमहल, इतना सुंदर है ताजमहल। बगीचे में तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए थे, सुंदर फूल खिल रहे थे। पौधों को काट छाट कर मनोहारी यानी बहुत ही देखने योग्य रूप दे दिया गया था। फव्वारे चल रहे थे। बगीचे का दृश्य बहुत नैना भिराम था, यानी देखते ही रह जाओ ऐसा वो दृश्य था, आंखों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला। देश विदेश से आए हुए स्त्री पुरुष और बच्चे वहाँ घूम रहे थे और फोटो खींच रहे थे। पिताजी ने भी कैमरे से सबकी फ़ोटो खींची। बगीचे में ताजमहल के सामने खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते हुए मुझे ऐसा लग रहा था मानो मन की कोई मुराद पूरी हो गई हो। इसके बाद हम सीढ़ियाँ चढ़कर ताजमहल के मुख्य चबूतरे पर गए। वहाँ घूमकर चारों ओर से ताजमहल देखा। चारों कोनों पर बनी हुई ऊंची ऊंची मीनारें देखी। इतने पास से ताजमहल को निहारना एक अनोखा अनुभव था। ताजमहल के पीछे यमुना नदी बहती है। सबको पता होगा कि ताजमहल के पीछे आगरा में यमुना नदी बहती है। यमुना की लहरें ताजमहल की दीवारें से टकरा रही थीं। मैं लहरों को एकटक देखने लगा, मानो ताजमहल यमुना में तैर रहा हो। राजेंद्र जी ने बताया कि आज से लगभग 350 साल पहले मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की स्मृति में ताजमहल बनवाया था। किसकी स्मृति में ताजमहल बनवाया गया है? मुमताज महल की याद में। हमने ताजमहल में शाहजहां और मुमताज की कब्रें भी देखी। कब्रों पर पच्चीकारी द्वारा रंगीन पत्थरों से सुंदर बेल बुट्टे बनाए गए हैं। वे बहुत सुंदर लगती हैं। कब्रों के चारों ओर बनी हुई जाली और ताजमहल का गुंबद भी दर्शनीय है। ताजमहल वास्तव में एक बेहद खूबसूरत इमारत है। उसे देखते मन नहीं भरता। शाम हो चुकी थी, हम घर लौट आए। भूख लगने लगी थी। अरुणा जी ने गरम गरम बेंडिया बनाकर खिलाई। रात को राजेंद्र जी हमें कुल्हड़ का दूध पिलवाने लोहा मंडी बाजार में खास हलवाई की दुकान पर ले गए। कुल्हड़ की सौंधी महक वाला दूध, मिट्टी के बर्तन में जो चाय या दूध दी जाती है उसे कुल्हड़ कहा जाता है। बहुत आनंद आया। जो मस्ती और मिठास आगरा के लोगों की बोलचाल में है, वैसी ही लाजवाब वहाँ की खाने पीने की चीज़ें भी हैं। अगले दिन हम आगरा का लाल किला देखने गए। लाल किला अकबर ने बनवाया था। जब अकबर का पुत्र जहांगीर बादशाह बना तो उसने अपने दरबार से लाल किले के दरवाजे तक एक जंजीर लगवा दी थी। इस जंजीर को हिलाकर कोई भी व्यक्ति बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचा सकता था, अपनी बातें बता सकता था। किले में हमने दीवान ए आम, दीवान ए खास, शाही मस्जिद और अन्य कई महल देखे। वह स्थान भी देखा जहाँ जड़े हुए शीशे में ताजमहल की तस्वीर दिखाई देती थी। जब पुत्र औरंगजेब ने शाहजहां को किले में कैद कर दिया था तो शाहजहां शीशे में देखकर ताजमहल को निहारा करता था। किले में देश विदेश के लोगों की काफ़ी भीड़ भाड़ थी। किले के बाद हम दयाल बाग स्थित, अब कहाँ जा रहे हैं वो? दयाल बाग स्थित राधा स्वामी मंदिर देखने गए। इसका निर्माण लगभग 100 वर्षों से हो रहा था। अभी 2 मंजिलें ही बन पाई हैं।
इस मंदिर की विशेषता यह है, अब देखो मंदिर की विशेषता बताई जा रही है कि मंदिर की विशेषता क्या है, कि इसमें संगमरमर को बड़ी ही कुशलता से तराश कर सुंदर फल फूल और बेल बुट्टे बनाए गए हैं। यहाँ संगमरमर पर की गई कारीगरी शिल्प कला का श्रेष्ठ नमूना है। एक दिन हम आगरा से 30 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी देखने गए। अब कहाँ गए वो? फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी को मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था, या मुगल बादशाह अकबर ने उसे बसाया था। यह नगर उसकी राजधानी थी। वहाँ हमने लाल पत्थरों से बना हुआ विशाल बुलंद दरवाज़ा देखा। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर फूल चढ़ाए। कहा जाता है कि अकबर के कोई संतान नहीं थी। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से उसके पुत्र उत्पन्न हुए, जिसका नाम सलीम रखा गया। यही सलीम आगे चलकर बादशाह जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फतेहपुर सिकरी में हमने पंचमहल, अब देखो फतेहपुर सिकरी में उन्होंने क्या क्या देखा। पंचमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, बारादरी और कई अन्य महल तथा इमारतें देखी। वहाँ की प्रसिद्ध मिठाई नान खताई, कौन सी प्रसिद्ध मिठाई है? नान खताई का आनंद उठाया। दोपहर हो चुकी थी। कुछ खा पीकर हम आगरा की ओर चल पड़े। आगरा पहुँचे तो राजेंद्र जी बोले, संध्या होने में अभी समय है, यानी शाम होने में अभी समय है, इसलिए आपको क्यों ना अकबर का मकबरा भी दिखा दिया जाए। पिताजी तुरंत तैयार हो गए। हम सिकंदरा मकबरे में गए। वहाँ हमने अकबर और राज परिवार के लोगों की कब्रें देखी। मकबरे के चारों ओर विशाल और सुंदर उद्यान है। मकबरे के चारों ओर विशाल और सुंदर उद्यान है। उद्यान में हिरन कुलांचे भर रहे हैं, कुलांचे ने कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। एक हिरनी अपने बच्चे के साथ घास खा रही थी। मैं और सौम्या बच्चे को छूना चाहते थे, पर जैसे ही हम उसके पास गए वो अपनी माँ के साथ दूर भाग गया। एक स्थान पर लंगूर उछल कूद कर रहे थे। लंगूर यानी बंदर। कुछ लोग उनको चने खिला रहे थे। मैंने और सौम्या ने भी उन्हें चने खिलाए। लंगूरों को चने खिलाते हुए फोटो भी खिंचवाया। चारों ओर का खुला हुआ हरा भरा वातावरण बड़ा ही सुहावना लग रहा था, बड़ा ही सुंदर लग रहा था। एक व्यक्ति एल्बम बेच रहा था। मैंने उसमें आगरा की ऐतिहासिक इमारतों वाला एल्बम खरीदा। वहीं पास ही में स्थित अकबर की ईसाई बेगम मरियम का सुंदर मकबरा भी देखा। घूमने में समय का पता ही नहीं चला। 4:30 बज रहे थे। राजेंद्र जी बोले, आज आपको एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में ले चलेंगे। अभी घर चलकर 2 घंटे विश्राम करते हैं। हम राजेंद्र जी के घर लौट आए। घर पर मितेन अपने मित्र अनिल जैन के साथ कुछ संवाद दोहरा रहा था। संवाद दोहराता ना, यानी कुछ वो किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ बोल कर एक दूसरे को बता रहे थे। उन्हें रात के कार्यक्रम में एक नाटक में अभिनय करना था, इन्हें कुछ वो एक्टिंग करने वाले थे, कुछ करके बताने वाले थे। 7 बजे हम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठाने सूर सदन प्रेक्षागृह यानी थिएटर पहुँचे। संगीत की स्वर लहरियाँ गूंज रही थीं। कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर राजेंद्र ने दर्शकों का स्वागत किया। रूसी कलाकारों के नृत्य से कार्यक्रम आरंभ हुआ। बेले नृत्य और जाज नृत्य के समय रूसी कलाकारों के शारीरिक संतुलन लय के साथ एक रस होकर सामूहिक अंग संचालन, उनकी सधी हुई मनोहारी भाव भंगिमाओं यानी अंगों के हाव भाव एक्सप्रेशन तथा स्वच्छंद किंतु अनुशासित उछल कूद ने दर्शकों को बांध लिया। रंग बिरंगे प्रकाश प्रभाव और संगीत से रूसी कार्यक्रम में और भी मंत्र मुग्धधारी
बन गया था। मंत्रमुग्धधारी यानी उसमें पूरी तरह से डूब जाना। इसके बाद आगरा इप्टा के कलाकारों ने विशाल रियाज द्वारा लिखित नाटक क्या कहे अंगारे प्रस्तुत किया। नाटक में आगरा के जूता निर्माण करने वाले कारीगरों की समस्याओं और लोगों की आपसी नोकझोंक को बड़े ही मनोरंजन ढंग से दिखाया गया। मितेन और अनिल की भूमिका अच्छी थी। कलाकार दिलीप और राम सेवक ने खूब हंसाया। राजेंद्र जी अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकार होने के साथ साथ प्रख्यात नाट्यकर्मी भी हैं। नाटक खत्म होने के बाद वे हमें ग्रीन रूम में ले गए। सभी कलाकारों से हमारा परिचय करवाया। कलाकारों के रंगे पुते चेहरे और नकली दाढ़ी मुझे देखकर मेरा मन भी नाटक करने को कर रहा था। राजेंद्र ने शायद मेरे हाव भाव पढ़ लिए और वे बोले, हम गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को नाटक एवं गीत संगीत सिखाने के लिए एक शिविर लगाते हैं। तुम भी इस बार शिविर में भाग लेने अवश्य आना। कलाकारों से विदा लेकर हम बाहर आ गए। राजेंद्र जी ठहाके लगाने वाले सरल, सौम्य और फकीराना अंदाज के व्यक्ति हैं। वे पिताजी से बोले, सवेरे तो आप जा ही रहे हैं, चलते चलते आगरा के प्रसिद्ध राम बाबू के पराठे तो खा लीजिए। अब बेलनगंज के अलावा संजय पैलेस में भी एक दुकान खुल गई है। सूर सदन से कुछ ही दूर पर राम बाबू की दुकान थी। वहाँ हमने तरह तरह के स्वादिष्ट पराठे खाए। ऐसे तरह तरह के उम्दा पराठे मैंने पहले कभी नहीं देखे और न खाए थे। आगरा में 3-4 दिन बिताने के बाद हम लोग घर लौट आए। वापस आते समय रेलगाड़ी में मुझे आगरा के दर्शनीय स्थलों का स्मरण आता रहा, यानी बार बार उन जगहों की याद आ रही थी। आगरा के लोग कितने मिष्टभाषी हैं। मेहमान का कितना आदर सत्कार करते हैं। मैं वह यात्रा कभी नहीं भूल सकता। मिष्टभाषी यानी मीठा बोलने वाले। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपके हार्ड वर्ड्स आए थे। तांगा आपको पता होगा, घोड़ा गाड़ी को कहा जाता है। हिचकोला, झटका लगना। चहल पहल, भीड़ भाड़, जहाँ पे बहुत रौनक हो रही है। मनोहारी, मन को अच्छा लगने वाला। नयनाभिराम, सुंदर आँखों को अच्छा लगने वाला। फरियाद, विनय करना, प्रार्थना करना। नज्म, कविता। कुलाचे मारना, उछल कूद करना। बेड़ियान, कचौड़ियाँ, कचौरी को बोला जाता है वहाँ पे। पच्चीकारी, पत्थर पर की गई बारीक खुदाई। जो पत्थरों पर जो खुदाई की जाती है, कारीगरी की जाती है, उसे कहते हैं। बाकी मंत्रमुग्धकारी, मंत्र के समान मोह लेने वाला। ग्रीन रूम, वह कमरा जहाँ पर मंच प्रस्तुति हेतु तैयारियाँ की जाती हैं। सब अपने अपने परिधान ग्रहण करते हैं, सभी मेकअप करते हैं, उसे ग्रीन रूम कहा जाता है। अब आप इस पाठ को एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगले क्लास में इसके प्रश्न उत्तर करवाए जाएंगे।